डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 6 विशेषण और अव्यय के भाग 1 का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें विशेषण का पठन हम कर चुके हैं। आज हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि अव्यय में हम क्या क्या पढ़ना है हमें। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अव्यय क्या होते हैं, अव्यय के प्रकार, क्रिया विशेषण अव्यय क्या हैं, संबंध सूचक अव्यय क्या हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय क्या हैं, और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। आपने जब हम विकारी और अविकारी शब्द के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जिस शब्द पे लिंग, काल, वचन, कारक इत्यादि के प्रभाव से वह अपना रूप बदले, वह विकारी शब्द होता है। लेकिन जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अविकारी होते हैं, और अविकारी को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। मोहन धीरे धीरे दौड़ता है, या मोहन धीरे धीरे दौड़ता था, या मोहन धीरे धीरे दौड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह क्रिया तो बदली, क्रिया के बदलने का प्रभाव धीरे धीरे पर नहीं पड़ा। तो ये जो धीरे धीरे है, यह हमारा अव्यय हो जाएगा। वैसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़े, वे शब्द क्या होंगे? अव्यय शब्द कहलाएंगे। अब देखते हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। जब हमने शब्द के प्रकार पढ़े थे कि शब्द जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत क्या क्या थे? विकारी के अंतर्गत थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी के अंदर में क्या होंगे? अविकारी के अंतर्गत होंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। तो आज हमने इनका पठन हमने कर लिया है। इनमें बस क्रिया बाकी है, जो कि हम अगली कक्षा में करेंगे, आगे की कक्षाओं में। और संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, और विशेषण जो हमने लास्ट क्लास ली थी वह विशेषण के ऊपर ली थी। आज हमारा अव्यय हमें पढ़ना है, यानी अविकारी शब्द से हम ये वाला जो भाग है हमें यह पढ़ना है। तो अविकारी में, अव्यय में हमें क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इस कक्षा में हम इन 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं। क्रिया विशेषण विशेषण जो है वह क्रिया की विशेषता बतलाता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने जो पहले उदाहरण देखा, मोहन धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ना एक क्रिया है। दौड़ने की विशेषता क्या है कि वह धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो धीरे धीरे जो है वह उसका
क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले पद या अव्यय जो होंगे वह क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक, आगे एक एक करके देखते हैं कि कालवाचक अव्यय क्या होते हैं, स्थानवाचक क्या होते हैं, रीतिवाचक अव्यय क्या होते हैं और परिमाणवाचक अव्यय क्या होते हैं। कालवाचक अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक से ही, यह शब्द से ही पता चलता है कि काल जिसमें समय का बोध हो, जिस विशेषण से समय का बोध हो वह क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे आजकल, अभी, हमेशा, प्रतिदिन आदि। जैसे आप बोलते हैं कि हाँ आजकल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आजकल मुझे गांव जाना पड़ता है, हमेशा से मैं पढ़ने में अच्छा रहा हूँ। तो ये जो है ये समय का बोध करा रहे हैं कि आप हमेशा से पढ़ने में अच्छे रहे हैं, आप हमेशा ध्यान दे करके पढ़ते हैं। तो यह एक समय की का बोध करा रहा है कि हमेशा से, यानी कि जब से ही आपने पढ़ना शुरू किया है उस समय से आप पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक। या आजकल, आज कल, यह भी समय का बोध करा रहा है। तो यह क्या हो गया? यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। उसी प्रकार से स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या हो गया कि जिससे स्थान का बोध हो, वह क्रिया विशेषण जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। जैसे यहाँ, वहाँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो यहाँ जो है यह एक जगह को दर्शाता है। यहाँ शब्द जो है यह एक जगह को दर्शाता है। तो यहाँ जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है किसी भी तरीके का ढंग, किसी भी तरीके का प्रकार। तो रीति कहते हैं किसी भी काम करने के ढंग को, या उसके हम किस तरीके से उस काम को कर रहे हैं, वह रीति के अंतर्गत आता है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत 6 प्रकार के अव्यय होते हैं। जैसे प्रकार बोधक अव्यय, मतलब किस प्रकार का, तो इस प्रकार। तो प्रकार यहाँ पे वो वाला प्रकार नहीं होगा जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डायग्राम बनाने के लिए। ये प्रकार होते हैं कि वैरायटी किस प्रकार का है। तो प्रकार में आएगा ऐसे, वैसे, जैसे, इस तरीके के जो शब्द हैं वो प्रकार में आएंगे। जैसे इसका अगर हम एक उदाहरण देखें तो राधा ऐसे बात नहीं करती है, उसने वैसे ही बोल दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है वह प्रकार बोधक हुआ कि किस ढंग से बोल रही है, तो इस ढंग से बोल रही है, तो ऐसे, ठीक है। आप एक चीज़ सोचिए कि ऐसे, उसने, जैसे हम कभी बात करते हैं अपने दोस्तों से, तो उसने मुझे ऐसा कहा, तो यह वही ऐसा है। और उसने मुझे वैसे ही उसने वो बात कह दी थी मुझे, तो वो वैसा है। निश्चय बोधक, जिसमें किसी बात के लिए निश्चय का भाव दिया गया हो। जैसे सचमुच, बेशक। जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं कि जैसे कोई एक दोस्त आपका आता है जो जिसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की, और वो अगर पास हो जाता है तो आप कहते हैं सचमुच वो पास हो गया। तो सचमुच जो है वह निश्चयवाचक है, वो किसी भी बात का निश्चय करके देता है। उसी तरीके से अनिश्चयवाचक शब्द भी होते हैं, जिसमें हमें शायद वह पास हो गया होगा, ऐसे वो बोलते हैं कि हाँ उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की थी कि शायद वह संभवतः वो पास हो गया होगा, ऐसा लग रहा है। उसी तरीके से आता है स्वीकार बोधक। जैसे आपको कोई कहे कि आप मेरे लिए यह काम कर देंगे, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। तो ये जो हाँ ठीक है वो आप स्वीकार्यता दे रहे होते हैं उन्हें कि हाँ यह काम आपका हो जाएगा। उसी तरीके से अब आता है कारण बोधक शब्द। कारण बोधक शब्द में क्या होते हैं कि क्यों ये काम तुम्हें क्यों करना पड़ा, तुम्हें पढ़ना था और तुम फिर ये पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कारण जो है
वो शक की निगाह से देखते हैं कि आप मुझे कारण दो कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो उसमें क्यों आएगा। उसी तरीके से निषेध बोधक में, जैसे मान लीजिए जिसमें आपने जी हाँ ठीक है काम के लिए कहा था, वो था स्वीकार बोधक में। अब निषेध बोधक में, नहीं मुझसे यह काम नहीं होगा। अगर आपको कोई कहे कि हाँ आप ये काम कर देंगे, तो स्वीकार बोधक में आप बोलेंगे ठीक है कर देंगे। लेकिन अगर निषेध करना हो तो आप बोलेंगे नहीं, यह काम नहीं करना है मुझे, या यह काम मत कीजिए आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण से मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की मात्रा दर्शाना, जैसे कि अधिकता बोधक शब्द जो है, परिमाणवाचक शब्द भी जो हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसी में बताया जाता है कि किस परिमाण में यह काम हुआ है या काम नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आपके दोस्त आकर के बोलते हैं घर चलने के लिए, तो आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है, एक संवाद होता है, तो उसमें आप बोलते हैं कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है, अभी मैं घर नहीं जा सकता। तो न्यूनता बोधक में क्या आ जाएगा, नहीं नहीं थोड़ा ही काम है, आपका दोस्त कह रहा है कि थोड़ा ही काम है, जल्दी जल्दी करके ख़त्म करो। पर्याप्त बोधक में, हाँ हाँ काफ़ी काम हो चुका है लेकिन कुछ बाकी है। तुलना बोधक में, तुम्हारे जितना काम मेरा नहीं हो पाया है लेकिन इतना काम मेरा हुआ है, तो थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर में चलता हूँ। अब क्रम बोधक में, अगर मैं और तुम बारी बारी से यह काम करें तो कम समय में यह काम हो जाएगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आपने एक संवाद के माध्यम से देखा, अधिकता बोध बहुत ज़्यादा काम, न्यूनता बोध थोड़ा सा काम बचा है, पर्याप्त बोधक काम जो होता है काफ़ी काम हो गया है, ज़्यादातर काम हो गया है, थोड़ा काम बचा है। तुलना बोधक, जब हम तुलना करते हैं दो में, तो तुम्हारे जितना काम नहीं हो पाया है लेकिन मेरा इतना काम हुआ है, अगर हम दोनों दोस्त बारी बारी से यह काम निपटाएं तो यह काम आसानी से और जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं संबंध सूचक अव्यय वे होते हैं जो किसी संज्ञा के बाद आकर संज्ञा से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में उनका संबंध दर्शाएं। जैसे मोहन का भाई, किनारे तक, सीमा के बिना। मोहन का भाई, ये तो समझ में आ गया कि हाँ मोहन का भाई है तो एक संबंध है, यह तो आसान है। किनारे तक, तो किनारे से एक संबंध बन रहा है कि हाँ किनारे से दूर, नज़दीक, किनारे तक, तो किनारे के साथ में एक संबंध बन रहा है। उसी तरीके से सीता के साथ या सीता के बिना, तो सीता के साथ एक संबंध बन रहा है, तो यह संबंध सूचक अव्यय में आते हैं। अब संबंध सूचक अव्यय के भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से संबंध सूचक अव्यय के भेद होते हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से संबंध सूचक अव्यय के भेद होते हैं, और अर्थ की दृष्टि से संबंध सूचक अव्यय के भेद होते हैं। तो एक एक करके हम संबंध सूचक अव्यय के उपभेदों का पठन करते हैं। जैसे प्रयोग की दृष्टि से होते हैं सबद्ध और अनुबद्ध, और व्युत्पत्ति की दृष्टि से होते हैं मूल और यौगिक। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बना हुआ, उत्पत्ति का मतलब होता है पैदा होना या जन्म लेना, और व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनाना, उससे बनाना। और अर्थ की दृष्टि से जो है वह आपके 5 भेद हैं। तो एक एक करके अभी देखते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, इनका प्रयोग जो है वो विभक्ति के बाद होता है। आगे आने वाली कक्षाओं में हम कारक और विभक्ति दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि विभक्ति इनको कहते हैं। तो विभक्ति के बाद जो आते हैं उन्हें हम संबद्ध सूचक शब्द कहते हैं। समान रूप से बंधा हुआ, उनके साथ ही बंधा हुआ, उसे हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। अब सीता के साथ मुझे वहाँ जाना है, तो ये जो सीता के साथ है ये संबंध सूचक अव्यय है। ये साथ, ये व्युत्पत्ति, ये विभक्ति के बाद आते हैं। ये क्या है, ये विभक्ति है। और ये क्या है, साथ जो है वे हो गए संबंध सूचक अव्यय। अब आते हैं अनुबद्ध। अनुबद्ध अव्यय जो होते हैं वह किसी भी संज्ञा का जब रूप परिवर्तित हो जाता है उसके साथ जब वो शब्द लगते हैं तो उसे हम
अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे किनारे तक, तो यह किनारे जो है इसका मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है इसका किनारा। किनारा मूल शब्द है और किनारे तक जो ये जो है यह अनुबद्ध हो जाएगा, अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय। उसी प्रकार से मूल संबंध सूचक अव्यय, मूल संबंध सूचक अव्यय होते हैं जो नॉर्मल जो वास्तविक रूप में रहते हैं। जैसे मैंने अपना काम सफलतापूर्वक कर लिया है, यह मूल संबंध सूचक अव्यय हुए। मैं खाने के बिना नहीं रह पाता हूँ, ठीक है, तो यह जो है खाने के साथ में उनका दिखा रहे हैं कि हाँ इस शब्द से इनका जुड़ाव हुआ है, ठीक है। अब आते हैं व्युत्पत्ति संबंध सूचक अव्यय। अब इसमें बनाया हुआ है, तो जैसे भर है, भर कोई अपने आप में वैसे शब्द नहीं मतलब नहीं दे रहा है, बस भर। लेकिन अगर हम बोलते हैं गांव भर, तो संपूर्ण गांव का यह बोध करा रहा है। जैसे हम बोलते हैं रात भर, तो यह इस पूरे रात का यह बोध करा रहा है। तो इसमें क्या है कि गांव भर में रमेश का नाम विख्यात है, रात भर रमेश जग के पढ़ता है, हमारे गांव वाले रमेश को बहुत पसंद करते हैं। तो यह भर, हमारे इत्यादि जो हैं यह व्युत्पत्ति संबंध सूचक अव्यय में आते हैं। और सफलतापूर्वक, ठीक है, राधा के बिना, मैंने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया, तो यह जो पूर्वक है वह मूल संबंध सूचक में आएगा। और व्युत्पत्ति परक संबंध सूचक जो है उसमें हम दो शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाते, जैसे गांव, गांव भर, तो पूरे संपूर्ण गांव में, रात भर, तो पूरे रात के लिए यह शब्द प्रयोग में आएगा। अब अर्थ की दृष्टि से संबंध सूचक अव्यय को देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से संबंध सूचक अव्यय के 5 रूप हैं। कालवाचक से आपको पता ही है, कालवाचक जो होते हैं वह समय का बोध कराते हैं। जैसे पढ़ने के पश्चात मैं खेलने जाऊंगा, तो यह एक समय का बोध करा रहे हैं। उसके बाद स्थानवाचक है, नज़दीक, दूर, समीप, तो यह स्थानवाचक। दिशावाचक, वह स्कूल की ओर निकला, तो यह दिशावाचक हुआ। उसी तरीके से साधनवाचक, जैसे हम पेन के ज़रिए लिखते हैं, तो यह साधन हो गया। हेतु का मतलब ही होता है उसके लिए, ठीक है, तो हेतुवाचक मतलब के लिए, के वास्ते आदि शब्द का प्रयोग होता है। विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। स्वाध्यायः